Assalamu alaikum students. Welcome to the 34th lecture of Artificial Intelligence. I hope you are fine and enjoying these video lecture series of AI. I am Muhammad Umar Farooq, lecturer Computer Sciences. So in our previous lecture we talked about the concept of Bayes rule और हमने उसको derive किया था. हम आज के लेक्चर के अंदर हम नाइव बेस क्लासीफायर की बात करेंगे जो कि क्लासिफिकेशन एक एल्गोरिदम है, बेस रूल को यूज़ करता है. सो दिस इज़ आवर बेस रूल. वी डिस्कस दिस रूल इन आवर प्रीवियस लेक्चर दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडल गिवन डेटा is equal to probability of data given model into probability of model divided by probability of data. This is our Bayes rule. मतलब कि आपको डेटा गिवन होता है, गिवन डेटा के ऊपर हर मॉडल की हम प्रोबेबिलिटी को चेक करते रहते हैं. जिसकी प्रोबेबिलिटी ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होती है, हम कह देते हैं कि गिवन डेटा के ऊपर ये मॉडल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो लिहाजा ये वाला डेटा इस मॉडल से बिलोंग करता है, तो वो हमारा मॉडल होता है. सो किस तरह से कैलकुलेट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा गिवन मॉडल? दिस इज़ अ लाइक्लीहुड फंक्शन. हम इसको लाइक्लीहुड फंक्शन कहते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडल इसको प्रायर प्रोबेबिलिटी कहते हैं. ये हमारे पास बेस रूल है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं. तो the naive Bayes classifier is a simple but effective learning system to identify the best classification for a particular instance of data. मतलब डेटा क्या होगा, d1 d2 up to dn. The posterior probability of each possible classification is calculated. कि किस तरह से हम क्लासिफिकेशन का अगर एल्गोरिदम की बात करते हैं तो उसकी posterior probability इस तरह से होगी कि probability of CI मतलब क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास ith क्लास जो भी होगी हमारे पास गिवन डेटा के ऊपर, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम क्या करते हैं, हम बेस्ट क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं. द क्लासिफिकेशन हुज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी इज़ हाईएस्ट is chosen as the correct classification for the set of for this set of data. मतलब जो भी डेटा गिवन होता है उसके ऊपर जिस क्लास के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाए उसको हम कह देते हैं कि ये इस क्लास से बिलोंग करता है. सो जस्ट लुक एट दिस पॉइंट कि इसको अब थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट इसको कर दूँ कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, यूज़ किस तरह से करते हैं, हम उस तरफ जाते हैं. सो द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी हेयर इज़ द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. हम इसको जब बेस रूल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं सो दिस विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ CI. मतलब पहले हम मॉडल की बात करते थे, हम क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्लासेस आ जाएंगी. तो CI गिवन d1 d2 अप टू d3 जो भी हमारे पास डेटा है, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हैं, डेटा कंपोनेंट्स हैं, जो भी इस तरह से आएगा. अभी हम एग्जांपल के साथ सॉल्व भी करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ d1 d2 अप टू डेटा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा गिवन क्लास एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा. अब देखें डेटा जो है वो हमें गिवन है. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो डेटा हमें गिवन है. जब एक चीज़ गिवन हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी मीन कि ये वाली जो चीज़ है ये प्रोबेबिलिटी ये हमेशा कांस्टेंट होगी, चाहे वो क्लास 1 के लिए हो, चाहे वो क्लास 2 के लिए हो, चाहे वो क्लास 3 के लिए हो. जितनी भी हमारी क्लासेस हैं सब के लिए क्या होगा, ये डेटा की प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेम होगी क्योंकि वो गिवन है, वो दे दिया गया है, कांस्टेंट होगा डेटा. तो लिहाजा इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी. अब जब चेंज नहीं आती तो हम बजाय इसको कैलकुलेट करने बैठ जाएं तो हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा इज़ कांस्टेंट, सो वी कैन इग्नोर दिस टर्म. So the posterior probability will become equal to the probability of data given class probability of class. ये हमारे पास ये इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाती है. तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी देख लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को मज़ीद किस तरह से लिखा जाता है. सो द डेटा इज़ इंडिपेंडेंट. हमारे पास अगर डेटा जो है वो इंडिपेंडेंट होता है मोस्टली कि उसके कंपोनेंट हो गए, या पहला जो डेटा आया, दूसरा डेटा, जो भी हमारे पास डेटा जिस तरह से आता है, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं, उसके वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं, तो उसको किस तरह से फिर लिखा जाता है. ये अगेन ये हमारे पास ये d1 एंड d2 एंड d3 अप टू इस तरह से हमारे पास है. तो इस एंड ऑपरेटर को आप क्या कर सकते हैं, हम
इंडिविजुअल लिख सकते हैं अगर हमारे पास डेटा जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। ये लास्ट टाइम भी हम जब कुछ बेसिक रूल की बात हमने की थी, वहाँ पे भी हमने देखा था इसकी कि इंडिपेंडेंट हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर किस तरह से ये लिखा जाता है, तो ये हमने उस तरह से लिख दिया। मीन के पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास मीन प्रायर प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ये मैंने मल्टीपल लिख दिया। किस चीज़ का होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 गिवन CI मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 गिवन CI मल्टीप्लाई बाय D3 गिवन CI अप टू मल्टीप्लाई बाय DN गिवन CN। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, अब ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है नाइब बेस क्लासिफायर की। सो आई विल यूज दिस एक्सप्रेशन while calculating when I will solve any problem। तो अभी एक प्रॉब्लम देख भी लेते हैं जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इसको यूज़ करूँगा। सो just look at this data। So in this training data set there are three variables, that X, Y and Z. The classification, there are three different classes A, B and C। So for X मेरे पास क्या है, there are 4 possible values for X, 1, 2, 3 and 4। For Y there are also 4 possible values for Y, 1, 2, 3 and 4। इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं। In the same way for Z के लिए भी क्या है, there are 4 possible values, 1, 2, 3 and 4। इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है। सो अब यहाँ पे देखें इन वैल्यूज़ की क्लासिफिकेशन किस तरह से हुई है। ये ट्रेनिंग डेटा है कि X की वैल्यू 2 आई है, Y की वैल्यू 3 आई है, Z की वैल्यू 2 आई है, तो उसकी क्लास जो है वो हमारे पास A बन गई। इन द सेम वे इफ़ द वैल्यू ऑफ X इज इक्वल टू 4, Y इज इक्वल टू 1 and Z इज इक्वल टू 4, then the class for this data set is equal to B। In the same way for X is equal to 1, Y is equal to 3 and Z is equal to 2, तो इसकी क्लास क्या बन जाएगी, मेरे पास ये A बन जाएगी। तो अब इस डेटा सेट को थोड़ा सा मज़ीद देखें, कितनी इसकी टोटल रोज़ कितनी हैं। देयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो देयर आर 15 टोटल रोज़। और इन 15 में से A क्लास का कितना डेटा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A क्लास को बिलोंग करती है, करता है डेटा इसमें से 15 रोज़ में से। और B को कितना करता है, B के लिए 1, 2, 3 एंड 4 जो डेटा सेट है वो हमारे पास B के लिए। फॉर C 1, 2 एंड 3 रोज़ फॉर C। तो ये हमारे पास ओवरऑल ट्रेनिंग डेटा सेट हमारे पास है। सो अब क्या करते हैं, अब कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसको हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस ट्रेनिंग डेटा सेट। सो we have 15 pieces of training data set, each of which has been classified। 8 of the training data are classified as A, 4 as B and 3 as C, जो कि हमने अभी एनालाइज कर लिया। Now we will classify the following data set, that X is equal to 2, Y is equal to 3 and Z is equal to 3। so this is our this is our new data set। अब new data set को मैं क्या करूँगा, classify करूँगा by using the training data set और by using the, और उस training data set को कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, वहाँ पे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। सो नाइब बेस क्लासिफायर क्या करता है कि हमेशा पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है। तो जस्ट लुक एट दिस एक्सप्रेशन, दैट दिस इज़ आवर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। उसके अंदर देखें ये उसी तरह से कि CI गिवन दैट D1, D2 अप टू D3। ये यहाँ पर हमारे पास D1 की वैल्यू जो है इस तरह से दी गई है और D2, D3 की वैल्यू इस तरह से हमारे पास आ गई है। सो posterior probability for CI is given that X is equal to 2, Y is equal to 3 and Z is equal to 4। ये हमारे पास अब ये है। अब यहाँ पे हम मल्टीपल क्लासेस को रख के और एक्सप्रेशन को मज़ीद एक्सपेंड करके देख लेते हैं ये किस तरह से होगा। सो जस्ट लुक एट दिस स्लाइड, दैट मैंने अब उनको क्या किया, मैंने जस्ट उसको एक्सपेंड किया है। जो मेरी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी थी बाय यहाँ पे CI की जगह पे बाय पुटिंग द नंबर ऑफ क्लासेस। सो आई विल कैलकुलेट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास A गिवन दिस डेटा सेट।
the posterior probability for class B given this data set, in the same way posterior probability for C given this data set। अब इसको उसी एक्सप्रेशन के थ्रू मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कि किस तरह से अभी हमने जिसको सिंप्लीफाई किया था बेस रूल लगा के, उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया और उस एक्सप्रेशन को कहा कि अब हम इसको यूज़ करेंगे अपने क्लासिफिकेशन के लिए, जो कि नाइव बेस एक्सप्रेशन क्लासीफायर की एक्सप्रेशन है। So the probability of A given this data set will be equal to probability of A into probability of X given X is equal to 2 given A, probability of Y is equal to 3 given A, probability of Z given 4 यानी कि Z की वैल्यू 4 है, given that कि वो क्लास A के साथ बिलोंग करे। तो अब यहाँ पे देखें इन सब की probability को इस तरह से एक्सपेंड कर दिया। अब मैं इन सब का ये देखें, ये वाला एक x इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 4, ये सारे किस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास ऑल ऑफ दीज 3 वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। सो इंडिपेंडेंट जब होते हैं तो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, अब इन एक्सप्रेशन को लेके मैं क्या करूँगा, आई विल गेट दिस वैल्यू probability of A, and in the same way I will calculate the probability for this expression। so अब इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करूँगा in the same way for this expression। तो अब जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 4, अब इस डेटा के ऊपर जिस क्लास की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, लिहाजा क्या करेगा, वही जो हमारे पास जो डेटा है वो क्या करेगा, वो उस क्लास को बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ए क्लास के लिए जो प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाए गिवन डेटा सेट के ऊपर, तो मैं कहूँगा कि ये वाला जो डेटा सेट है वो बिलोंग करता है क्लास ए को। सो टू कैलकुलेट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास ए, मीन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दिस डेटा सेट, आई नीड टू कैलकुलेट दीज 4 एक्सप्रेशंस जो कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर लिखी हुई हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए and probability of x is equal to 2 given A, probability of y is equal to 3 given A, probability of z is equal to 4 given A। so I will use my training data set to calculate these 4 values, then I will put these 4 values in my equation, जिसके अंदर क्या है, ये चारों की वैल्यूज़ जो हैं वो प्रोडक्ट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है एक दूसरे का, और वो कैलकुलेट होंगी मेरे लिए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो अब क्या करें, मैं आई विल सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करें, रोकें, यहाँ पे रोकने के बाद आप ख़ुद इसको क्या करें, सॉल्व करें। देन मैं भी अभी सॉल्व करूँगा और हम कंपेयर करेंगे कि आया कि ये आपका आंसर और मेरा आंसर जो है वो मैच करता है या नहीं करता। सो टू कैलकुलेट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास ए, आई जस्ट हाईलाइट दिस डेटा सेट जो कि बिलोंग करता है क्लास ए को। So to calculate the value of probability of A, I will use this column कि probability of A किस तरह से calculate करेंगे, जिस तरह से हमने definition पढ़ी है। The total number of favorable events divided by the total number of जितने भी हमारे events हैं उसको हम करेंगे। For example जिस तरह से हम success की बात करते थे, the probability of success, the total number of success divided by हमने जितनी दफ़ा उस experiment को perform किया है। So the probability of A, अब किस तरह से हम फेवरेबल इवेंट को काउंट करेंगे, कितनी दफ़ा ए आया है। सो ए कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे 8 टाइम्स अपीयर हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमारे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 15 है। तो लिहाजा ए क्लास की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 15। सो अब यहाँ पे देखें कि इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमने कैलकुलेट कर ली, अब 8 हमारे पास ये आया। तो अब क्या करेंगे कि आगे नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि गिवन ए और उसमें से हमारे पास x के इज इक्वल टू 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब यहाँ पे देखें ना, अगर डेटा सेट तो a के अंदर x की वैल्यू 1 भी है 3 भी है, ये हमारे पास यानी कि 1 और 3 दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं यहाँ पे कि जब ए क्लास अपीयर हुई है। तो यहाँ पे मीन के इसकी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 2 की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन वी विल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कि 2 कितनी दफ़ा अपीयर हुआ है, एक दफ़ा यहाँ पे आया है, दूसरी दफ़ा यहाँ पे आया है, तीसरी दफ़ा
यहाँ पे आया और चौथी दफ़ा यहाँ पे और पांचवी दफ़ा यहाँ पे। मीन के 5 दफ़ा ये हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी 2 की, और अब गिवन कंडीशन जो है वो हमारे पास डिवाइडेड बाय 8 बन जाएगा। मीन के गिवन ए कितनी दफ़ा है और उसमें से 5 दफ़ा हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू 2 आई है। या इसको इस तरह से देख लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस तरह से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 एंड ए, कि क्लास ए भी हो और एक्स की वैल्यू 2 भी हो। तो लिहाजा वो हमारे पास क्या है कि एक्स की वैल्यू 2 भी हो और ए भी हो, 2 भी हो और ए भी हो, वो भी हमारे पास 5 दफ़ा इस तरह से है। गिवन दैट कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास वही अगेन, इसको अगर प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे तो वो उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे तो 8 डिवाइड बाय 15 और यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 15 ही आ जाएगा आपका, और 15 से कट के यही आंसर हमारे पास निकलेगा। सो जस्ट इसको सिंपल रखें, मीन के कितनी दफ़ा 2 आया है उसको आप लिख लें, और टोटल नंबर ऑफ़ ए आपके कितने हैं उसको आप लिख लें इस तरह से। फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 3, मीन के y इज इक्वल टू 3 अब कितनी दफ़ा आया है यहाँ पे हमारे पास उसको हम देखेंगे। y इज इक्वल टू 3 कितनी दफ़ा आया है, गिवन दैट द क्लास a, अब y की वैल्यू 1 2, तो यहाँ पे 2 दफ़ा हमारे पास जो है वो 3 आया है। यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू यहाँ पे 2 है। सो 2 डिवाइड बाई 8। अब इसको एक चीज़ और याद रखें कि मैं यहाँ पे उसका डायरेक्ट काउंट लिख रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, काउंट की बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली उसको मीन के उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख सकते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिस तरह से कैलकुलेट, असल तरीका तो वही है कि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिस तरह से कैलकुलेट होती है आप भी क्या करें कि उसी तरह से कैलकुलेट करें। इन द सेम वे आई विल कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी, वो भी किस तरह से आएगी कि कितनी दफ़ा मेरे पास जो है वो 4 आया है और डिवाइड बाय कितनी दफ़ा हमें 8 यहाँ पे अपीयर हुआ, 8 यहाँ पे वो आ जाएगा। मैं अभी जो थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को भी उसी तरह से सॉल्व करें कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय उसकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज इक्वल टू 4 एंड क्लास ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, 8 डिवाइड बाय 15, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज इक्वल टू 4 एंड ए जो उसकी क्लास जो है वो ए हो, तो यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 15 आ जाएगा। मीन के आप क्या करेंगे फिर इस तरह से कि यहाँ पे 4 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4, 4 टाइम 4 अपीयर हुआ है, तो और कितनी दफ़ा ये चीज़ कंडीशन आपके पूरी हो रही है, तो डिवाइड बाई 15। तो इस तरह से वो मीन के डिवाइड बाई 15 इधर भी है, डिवाइड बाई 15 नीचे भी है, वो कट जाएगा आपस में और यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ आई विल पुट दीज 4 वैल्यूज़ इन माय इक्वेशन, जो कि हमने बात की थी उसकी नाइव बेस क्लासीफायर की। तो यहाँ पे देखें इसके अंदर जब वैल्यू चारों की चारों पुट की हैं तो इसका आंसर मेरे पास क्या आया, मेरे पास 0.047 इसके लिए प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास ये वैल्यू आती है। किसके लिए, फॉर क्लास ए गिवन दिस डेटा सेट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये निकल आई है। इन द सेम वे आई विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर क्लास बी एंड देन आई विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर सी। सो टू कैलकुलेट दिस पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी जो कि क्लास 2 के साथ है, उसके लिए मुझे ये वाला एक्सप्रेशन इस तरह से इनके इन 4 वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन 4 वैल्यूज़ को फिर क्या करूँगा, इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करूँगा और इसका आंसर गेट कर लूँगा। सो टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज़, सो आई हाईलाइटेड दीज डेटा सेट जो कि मेरे पास जो है वो बिलोंग करता है क्लास बी को। तो कितनी दफ़ा क्लास बी अपीयर हो रही है, 4 दफ़ा हो रही है, और उसमें से कितनी दफ़ा ऐसा है कि उसके अंदर बी क्लास के साथ वो बिलोंग करता और वो 2 आया हो, और बी क्लास को बिलोंग करता और वो 3 आया हो, कितनी दफ़ा बी क्लास को बिलोंग करता हो और 4 आया हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें से इस वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। मीन के 4 के आप देखें 4 आउट ऑफ 15 ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। द एक्स इज इक्वल टू 2 गिवन बी, मीन के एक्स की वैल्यू जो है वो 2 हो, वो क्या है 1, और डिवाइड बाय 4। तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है कि 3, तो यहाँ पे 3 कितनी दफ़ा है, एक ही दफ़ा है, डिवाइड बाय ये हमारे पास b आ जाएगा। और इसी तरह से z की वैल्यू 4 कितनी दफ़ा आ रही है, तो z इज इक्वल टू 2 गिवन 4।
सो ये हमारे पास ये इस तरह से कैलकुलेट होके इस तरह से 4 वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को। देन आई विल पुट दीज 4 वैल्यूज़ इन माई इक्वेशन, उसी तरह से मैं पुट करूँगा और उसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, ये वाला मेरे पास उसके लिए आंसर आता है। So now I will calculate this probability for class C. So to calculate this probability यहाँ पे मुझे again इन 4 एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना होगा। अब इन 4 एक्सप्रेशन के लिए देन आई मार्क द रेड कलर ओवर हेयर इन 3 वैल्यूज़ के ऊपर जो कि क्लास C से बिलोंग करता है डेटा। सो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या आ जाएगी, 3 दफ़ा मैंने यहाँ पे 3 दफ़ा रेड कलर आया, 3 डिवाइडेड बाई 15, तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ C आ जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 गिवन C, x इज इक्वल टू 2 एक दफ़ा आया है गिवन C इसके लिए, x इज इक्वल y इज इक्वल टू 3 2 दफ़ा आया है गिवन C, y इज इक्वल टू 4 एक दफ़ा अपीयर हुआ है गिवन C, 1 ओवर यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे देखें मैंने पुट किया है, 3 ओवर 15, 1 ओवर 15, 3 2 ओवर 3, 1 ओवर 3, ये इस तरह से मैंने इन तीनों को कैलकुलेट किया है। सो देन आई विल पुट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज़ इन दिस एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के बाद देखें यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास ये आया। सो जस्ट लुक एट दिस एक्सप्रेशन, दीज प्रोबेबिलिटीज़। अब किसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, मतलब गिवन दिस डेटा सेट द प्रोबेबिलिटी किस क्लास की ज़्यादा है, ए क्लास की है, बी क्लास की है, सी क्लास की है। और अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होती, 3 क्लासेस होने की बजाय 5 होती, 8 होती, 10 होती, तो उन सब की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके जिसकी ज़्यादा होनी थी हम उसको कह देते। अब यहाँ पे देखें इनकी प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी आई, इस क्लास की, लिहाजा अब ये वाला जो डेटा सेट है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 3, ये बिलोंग करता है किस क्लास को, क्लास A को। सो इस तरह से आपका नाइव बेस्ड क्लासीफायर जो है वो काम करता है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर, इसको आपने लर्न भी किया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन सेंड मी एन ईमेल। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी वीकनेसेस की बात करेंगे, इसको किस तरह से ओवरकम किया जाता है उसकी हम बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।